अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हर कंपनी अपने स्टाइल से चलती है। कुछ कंपनीज कस्टमर्स को प्रमोट करती हैं, कुछ एनवायरनमेंट का ध्यान रखती हैं, कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कुछ अपने एम्प्लॉयज़ का। सबके अपने अपने प्रिंसिपल्स और अपना अपना स्टाइल है। तो वी वर डिस्कसिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है टेलर्स प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो वेलकम एवरीबडी टू दिस सेशन जहां हम करेंगे टेलर के प्रिंसिपल्स फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इट इज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट और इसीलिए हम टेलर को कहते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्यों कहते हैं, चलो कुछ इसकी हिस्ट्री देखते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट को बिलोंग करता है। हो सकता है ये कभी आपका 1 मार्कर आ जाए कि टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट या फिर फॉर दैट मैटर फेयोल्स के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये कौन से स्कूल ऑफ मैनेजमेंट को बिलोंग करते हैं। दोनों ही क्लासिकल स्कूल जो हमारे मैनेजमेंट के डेवलपमेंट में जो फर्स्ट स्कूल है उसी को बिलोंग करते हैं। कुछ जानते हैं टेलर के टाइम का। अब इस रूल ये जो टेलर के प्रिंसिपल्स हैं इनको देख के आपको लगेगा कि इसमें ऐसा क्या नया है, लेकिन देखने की बात यह है कि ये कितने पुराने हैं। 1856 से लेकर 1915 तक ये था टेलर, और इसका मतलब है 19th सेंचुरी, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द 20th सेंचुरी से ये आपके रूल्स आ गए थे। तो F.W. टेलर या फिर फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिसे हम कहते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, याद रखना 1 नंबर का क्वेश्चन कभी भी कहीं से भी बन सकता है। इसको क्यों कहते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्योंकि इसने साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज़ किया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट अभी तक यही माना जाता था आर्ट है, इसके लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट ही एम्प्लॉयड साइंटिफिक मेथड्स लाइक एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, सिंथेसिस, रैशनल एंड लॉजिकल थिंकिंग इसको डेवलप करने के लिए, और इसीलिए इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारे साइंटिफिक बेस पे हैं। उसने ये प्रूव किया था कि साइंटिफिक मेथड्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं किसी भी कंपनी को मैनेज करने के लिए, और अगर हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि हमारा इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी जो है वो ज़रूर बढ़ेगी, और इसको उसने प्रूव करके भी दिखाया। लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट उसका मतलब क्या था? वो कहता था साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हमें एग्जैक्टली पता है, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जैक्टली पता है कि हम क्या चाहते हैं लोग हमारे लिए करें, और हमें ये देखना है कि वो उसको बेस्ट और चीपेस्ट मेथड से करें। तो क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट? हमें पता है कि हम क्या चाहते हैं, लोग हमारे लिए किस तरह से काम करें, और वो काम करने का हमें सबसे अच्छा और सस्ता तरीका निकालना है। अब टेलर से पहले अभी अब देखें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब नहीं था तो बिजनेसेस जो है छोटे छोटे से होते थे, उनमें कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता था। जैसे आप सोच लो एक छोटी सी दुकान, या आप अपने घर में एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, उस घर में आप कब अपना शॉप खोलते हो, कब बंद करते हो, कब छुट्टी पे जाते हो, दैट इज़ ऑल योर ओन चॉइस, आप अपनी तरह से चला सकते हो। धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज़ तो बढ़ी, लेकिन उनको अभी भी सिस्टमैटिकली नहीं बढ़ाया गया। जो वर्कर्स थे वो अपनी फैक्ट्री में काम करते थे और जिस तरह से उन्हें पसंद आता था वो उसी तरह से आगे बढ़ते थे। तो वर्कर्स के कंट्रोल में था, कोई सॉलिड मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं थे। इसका नुकसान भी वर्कर्स को होता था, उन्हें कोई भी इंसेंटिव हार्ड वर्क का मिलता नहीं था। इस टाइम तक आप ध्यान रखो, ये जो हम कहते हैं ना 5 डे वीक, 6 डे वीक, 8 आवर्स वर्किंग आवर्स होने चाहिए वीक में, ऐसा कुछ नहीं था। वर्कर्स को जब मनाए जितने भी घंटे आप चाहो काम करवा सकते हो, और उसके बाद भी उन्हें कोई इंसेंटिव्स नहीं मिलते थे। और टेलर जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर था, तो आप देख सकते हो वो साइंटिफिक बैकग्राउंड का था। उसने ये कहा कि हम कोई भी काम करें, कोई भी वर्क अगर हमें करना है तो हमें उसको बेस्ट तरीके से करना है, और इससे हमारी वर्कर्स की जो प्रोडक्टिविटी है इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो इसकी सारी स्टडी ये थी कि वर्कर्स की प्रोडक्शन हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए इसने हमें दिए थे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स में क्या फ़र्क है। प्रिंसिपल्स जो है फंडामेंटल ट्रूथ्स होते हैं, ये बेसिक थॉट्स हैं जो अब हम उन्हें एक्सेप्ट कर चुके हैं। ये जो है कॉज और इफ़ेक्ट बताते हैं, लेकिन उसकी डिटेल्स कुछ नहीं देते। और टेक्निक्स क्या है? ये वो मेथड्स हैं जिससे कि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन कर सकते हैं, और इन टेक्निक्स के यूज़ से हम अपने प्रिंसिपल्स को अचीव कर सकते हैं। तो देखिए इसने कितने प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स दिए थे। इसने हमें 4 प्रिंसिपल्स और 6 टेक्निक्स दी थी।
क्लियर? तो 4 प्रिंसिपल्स कौन से हैं? सबसे पहला प्रिंसिपल है दैट इट इज़ अ साइंस एंड नॉट अ थंब ऑफ रूल, दूसरा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तीसरा है कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म, और चौथा है डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। तो हम पहले प्रिंसिपल्स करेंगे और फिर टेक्निक्स जो है फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फटीग स्टडी, इन सब की हम डिटेल्स करेंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन सबसे पहले हम आते हैं साइंस। वो ये कहता है मैनेजमेंट इज़ अ साइंस एंड इट इज़ नॉट अ थंब ऑफ रूल। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, अगर हम अंदाज से बताते हैं कि ये कमरा करीब करीब 3 बालिश्त का है, बालिश्त, या हम अपने हाथ से नाप रहे हैं, तो हाथ से जब आप नापोगे आपके हाथ का साइज़ अलग होगा, उसका अलग होगा। ये सब हिट एंड ट्रायल मेथड्स हैं। तो ये रूल ऑफ थंब नहीं है, मतलब ये हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है कि हमने सारे मेथड्स अप्लाई करें, जो मेथड सही होगा उसको कर लेंगे। टेलर ये कहता है कि किसी भी काम को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली करने के लिए सिर्फ एक बेस्ट मेथड होता है, एक पॉसिबल बेस्ट। और अगर बेस्ट कह रहे हैं, बेस्ट का मतलब ही यही है कि दैट इज़ दी बेस्ट। बेस्ट हमेशा एक ही हो सकता है। और इस मेथड को हम कैसे लेकर आएंगे? इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ दैट जॉब। तो हमें उस जॉब का इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा और उसके बाद जो हम स्टडी से ये निकालेंगे ये मेथड बेस्ट है, वही हम मानते हैं कि टास्क के लिए सबसे एफिशिएंट वर्क वही है। और साइंस को हमें अप्लाई करना पड़ेगा, इट इज़ नॉट अ थंब ऑफ रूल। और इस साइंस से हमें अपने सारे काम को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा और इस स्टैंडर्डाइजेशन से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब इसका कोई एग्जाम्पल ले लो। मान लीजिए, चलो आपके सारे टीचर्स हैं आपके स्कूल में, सारे ही टीचर्स बैचलर्स, मास्टर्स, बीएड ये सब करके आए हैं ना, लेकिन क्या सब टीचर्स आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं? ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं पढ़ाते। हर सब्जेक्ट का अलग टीचर होता है। छोटे छोटे बच्चे छोड़ दो, लेकिन अब तो छोटे बच्चों में भी आप देखोगे ड्राइंग का अलग टीचर आता है, हिंदी का अलग, तो आपको बिजनेस का अलग टीचर होगा, आपका इको का अलग टीचर होगा। क्यों? क्योंकि हर टीचर अपने सब्जेक्ट के लिए स्पेशलाइज्ड है। इसी तरह से वो कहता है कि हर वर्कर जो है वो अपने काम के लिए स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। और अगर हर वर्कर अपने काम के लिए स्पेशलाइज्ड है तो ऑब्वियसली टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा और हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो सेव होंगे, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। लेकिन ये मेथड जो है ये हिट एंड ट्रायल से या अपने मन मर्जी से नहीं लगा सकते। ये मेथड जो है स्टडी और एनालिसिस से आएगा। और एक छोटा जो प्रोडक्शन का काम है, जैसे लोडिंग पिग्स ऑफ आयरन इनटू बॉक्स, मतलब अगर हमें आयरन के पीसेस अगर एक बॉक्स में रखने हैं तो ये भी साइंटिफिकली प्लान्ड और मैनेज्ड होना चाहिए। हमें डिसाइडेड होना चाहिए, हर वर्कर को ये पता होना चाहिए कि एक बॉक्स बनाने में, एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, कितना टाइम लगेगा, उस बॉक्स में कितने पीसेस आने चाहिए, उन पीसेस को हम किस तरह से सेट करेंगे, उनको हम लेके कैसे आएंगे, क्या हम एक एक बॉक्स लेकर आएंगे फिर वापस जाएंगे, या हम एक साथ सारे बॉक्सेस को ट्रॉली में लेकर आएंगे। मतलब जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं उनको स्टडी करके हम बेस्ट ऑप्शन निकालेंगे और ये छोटे से छोटे काम के लिए भी बेस्ट ऑप्शन निकल सकता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो टेलर ये कहता है कि मेंटेनिंग पीस एंड हार्मनी इन द वर्क प्लेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप अपने घर को ही ले लो, मान लीजिए आपके घर में अगर टेंशन है, आपकी लड़ाई हुई है, तो क्या आप पढ़ाई कर सकते हो? पढ़ाई नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। अब जैसे ये पिक्चर है, ये जो है इधर रो कर रहा है और ये जो है अपनी बोट को इधर ले जा रहा है, तो आप बताओ ये बोट किस तरफ जाएगी? ऑब्वियसली कहीं भी नहीं जाएगी। उसी तरह से काम में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो नेगेटिव होते हैं, प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन करने लगती है, और जो हम चाहते नहीं हैं कि कंपनी कम प्रोडक्शन करे, एफिशिएंसी कम हो, वही होता है। इसके लिए हमें चाहिए कि फ्रेंडली रिलेशंस हो मैनेजर्स और लेबर्स के बीच में, और अगर उन दोनों के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस होंगे तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी होगी, दोनों एक दूसरे की वैल्यू समझेंगे। इसके लिए उसने एक टर्म कॉइन किया था जो कि है मेंटल रेवोल्यूशन, और ये सिर्फ मैनेजमेंट या वर्कर्स के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए है। अब इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स जो हैं उन दोनों को अपनी थिंकिंग जो है वो ट्रांसफॉर्म करनी चाहिए, अपनी सोच में चेंज लाना चाहिए। वर्कर्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि जो मैनेजर्स हैं वो हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मैनेजर्स को भी ये एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए कि वर्कर्स आर टू बी एक्सप्लॉइटेड। अब ऐसी सिचुएशन में जो अगर दोनों के बीच हार्मनी होगी तो ट्रेड यूनियंस जो हैं वो स्ट्राइक की बात सोचेंगे भी नहीं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप जापान की बात करो, वहाँ पर अगर वर्कर्स को स्ट्राइक पर भी जाना होता है तो आप पता है क्या करते हैं? वो काम बंद नहीं करते,
ये नहीं है कि आपने यहाँ पर आज दिल्ली बंद है, आज बॉम्बे बंद है, आज महाराष्ट्र बंद है, आज ट्रेन रोको है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें अगर स्ट्राइक करनी होती है तो वो अपने हाथ पे काली पट्टी बांधते हैं और काम करते रहते हैं। इसी के साथ साथ जो मैनेजमेंट है वो भी एक्नॉलेज करता है कि उन्होंने अपने हाथ को ब्लैक बैंड करा हुआ है, और अगर ब्लैक बैंड है उनके आर्म्स पर तो वो उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और दोनों मिलकर सॉर्ट आउट करते हैं। तो काम का नुकसान भी नहीं होता, लोग अपनी बात कह भी लेते हैं और उसका सोल्यूशन भी निकल आता है। अब आप देख लीजिए फार्मर्स कब से बैठे हुए हैं एजुटेशन पर। ये जो एलिवेटेड रोड है, सारी मेन रोड है, वो बंद है। आपने उस रोड को बनाने में इतने एक्सपेंसेस करे, अब वो सब यूजलेस है, आपका जाम लगता है, मैनुअल आवर्स वेस्ट होते हैं, पोल्यूशन होता है, जैम्स लगते हैं। लेकिन जब तक आप उसे सॉल्व नहीं करोगे होगा नहीं ना। तो हार्मनी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके लिए ट्रस्ट होना चाहिए। फिर हम आते हैं कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। जैसे हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए सब लोगों को कोऑपरेशन चाहिए। अगर इनमें से एक भी आदमी मना कर दे कि मैं कोऑपरेट नहीं करूंगा तो इनका जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिविजुअल से मिलता है और हर एक इंडिविजुअल इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? तो बिजनेस जो है वो एक्चुअली टीम वर्क और कोऑपरेशन ही है, जिसमें सब लोगों को इकट्ठा काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर उन्हें ऑब्जेक्टिव्स और अपनी ईगोज जो हैं उनको पर्सनल किनारे पे रखना चाहिए, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉमन गोल्स और मैनेजमेंट। हमें पर्सनल कंपटीशन ना हटाकर कोऑपरेशन की काम में ज़रूरत है। ये तो बहुत ही अंडरस्टूड है। अब जैसे वर्कर्स को हर टाइम मैनेजमेंट को अपोज नहीं करना चाहिए, इररेलेवेंट डिमांड्स के लिए स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ फार्मर्स का जो ऐसे हम एग्जांपल ले लें कि ये डिमांड जस्टिफाइड है या अनजस्टिफाइड, लेकिन इसके लिए बात करके इसे रिजॉल्व करना चाहिए, ना कि इसमें अपने इंटरेस्ट को लाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को एक बहुत ही ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम लाना चाहिए, और अगर ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होगा ना तो स्ट्राइक्स वगैरह नहीं होंगे, क्योंकि आप मैटर को स्टार्टिंग में ही ख़त्म कर देंगे। और डिवीजन और वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैनेजर्स और वर्कर्स की क्लियर होनी चाहिए। अब मान लो आपको लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा नेता हूँ, मैं रोज़ लेट आना चाहता हूँ, तो ये तो आपका अपना इंडिविजुअलिज्म हो गया ना, आपका अपना ईगो हो गया कि मेरे को कोई टोक सकता है। लेकिन कंपनी में आपको कोऑपरेशन करना पड़ता है। और लास्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो है डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। जैसे अभी मैंने कहा था, हर वर्कर अपने छोटे से काम के लिए भी स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, और इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है। हर व्यक्ति में आप कभी भी देखोगे देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, एंड देयर इज़ ऑलवेज a scope to improve upon the best method and to learn the best method। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से हम इम्प्रूव जो है कम्पिटेंसी और स्किल्स को लगातार इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर इम्प्रूवमेंट होगा तो ऑब्वियसली ये दोनों के बेनिफिट में है, ऑर्गेनाइजेशन के भी और वर्कर के भी। अगर वर्कर स्किल्ड होगा तो प्रोडक्शन तो कंपनी का ही बढ़ेगा ना, क्योंकि कंपनी वर्कर्स से ही बनती है। तो वर्कर की ट्रेनिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए, और साइंटिफिक अप्रोच से हमें इन्हें डेवलप करना चाहिए, ये सोच के कि कौन से व्यक्ति को, कौन से इंडिविजुअल को हम किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। जब हम लोगों का अपॉइंटमेंट भी करते हैं ना, तो हमें सोच समझ के करना चाहिए कि हम कैसे अपॉइंट करेंगे। ये नहीं है कि हमने अपने मन से अपॉइंट कर लिया। और ज़्यादातर आप देखो हर जगह पैनल बैठता है, स्पेशलाइज्ड लोग बैठते हैं, तो ये सब आजकल स्पेशलाइज्ड ही है। लेकिन ये हम बहुत टाइम पहले की बात कर रहे हैं। और जो भी व्यक्ति, जिस भी इंडिविजुअल को हम जो भी काम देते हैं, वो उसको फिजिकली, मेंटली और इंटेलेक्चुअली सूटेबल होना चाहिए। जैसे आप देखो, अगर आपका स्पेशलाइजेशन ऑफ फाइनेंस में है तो आपको कंपनी फाइनेंस में ही लेगी। अगर आपका स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में है तो आप मार्केटिंग में ही तो जाओगे। अगर आप मार्केटिंग में जा रहे हो तो आप ये सोच के जाओगे कि मेरे को ट्रैवल करना पड़ेगा। आईटी के जो लोग हैं, अगर स्पेशलाइजेशन है तो आईटी का है, और उसमें भी अगर आप रोज़ अपने काम से अपडेटेड नहीं रहोगे तो आप पीछे लैग कर जाओगे और बाकी लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। तो हर व्यक्ति को, हर पर्सन जो एक कंपनी में काम कर रहा है, उसको पूरी तरह से डेवलप्ड होना चाहिए एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी के लिए। आई होप आपको प्रिंसिपल्स क्लियर हैं। अगले वीडियो में हम टेक्निक्स की बात करेंगे। ज़रूर ध्यान में रखो, ये सारे पॉइंट्स अपने नोट करते जाइए, और यहाँ से आपकी बहुत सारे वन मार्कर्स बनेंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, केस स्टडीज़ बहुत सारी बन सकती हैं, और आपके असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर कहीं पर भी आता है एक कंपनी में बिल्कुल रेगुलर ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, तो ये कौन सा प्रिंसिपल है
तो आपको वहाँ पे समझ जाना है कि ये टेलर का प्रिंसिपल है, डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इस तरह से आपको अपने एमसीक्यूज़ को आंसर करना होगा, प्रिंसिपल्स को पहचानना होगा। तो बने रहिएगा अगले वीडियो में, जहाँ पर हम टेक्निक्स की बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट